नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे आज उत्तराखंड में वन एवं उसके आंदोलन से संबंधित पार्ट नंबर वीडियो नंबर 1। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के वन एवं आंदोलन के 2 भाग हैं, जो होगा आपका वीडियो नंबर 11 और वीडियो नंबर 12। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून। और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस एवं बीपीएससी की प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर आप 9696068089 या 8564880530 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिए। सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का नया चैप्टर। चूँकि आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि कहीं ना कहीं वनस्पतियों के बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं, तो इसके पूर्व हम जलवायु को देख चुके थे। तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड में जलवायु भिन्नता के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। इसे पौधों का संग्रहालय भी कहा जाता है, जिनके कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे पौधों का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है वो वहाँ की जलवायु के कारण क्या होता है, वहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि जो उत्तराखंड है उसको पौधों का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ यदि राष्ट्रीय वन नीति 1998 की बात की जाए, तो राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग पर वन होना आवश्यक है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 25% वन होना यहाँ पर आवश्यक बताया गया है। इसी के आधार पर अब हम देखेंगे उत्तराखंड में वनों की भौगोलिक स्थिति। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में वनों की भौगोलिक स्थिति। चूँकि आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर कितने वन पाए जाते हैं, तो लगभग आपको ज्ञात होगा 71.5% भाग पर अभिलिखित वन पाए जाते हैं। और उत्तराखंड की एक पंचायत व्यवस्था देश में अपने एक तरह की एकमात्र व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की एक पंचायत व्यवस्था देश में अपने तरह की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की यदि हम बात करें, 2017 में जो रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, उसके अनुसार 53,443 क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, 53,443 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लगभग 24,295 किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र स्थित हैं, जिसमें लगभग 69.86% कौन से वन है, आपके आरक्षित वन है। ध्यान रखिएगा, 69.86% आपके क्या है, यहाँ पर आरक्षित वन बताए गए हैं। इसी के साथ साथ यदि हम वनों की बात करें, संरक्षित वन कितने हैं, तो संरक्षित वन है आपके 26.1%। ध्यान रखिएगा, यदि संरक्षित वन की बात की जाए तो संरक्षित वन कितने हैं, आपके 26.1%। और अवर्गीकृत वन की बात करें तो अवर्गीकृत वन है आपके 4.13%। कितने हैं, 4.13% आपके अवर्गीकृत वन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का 15वां द्विवार्षिक रिपोर्ट 12 फरवरी 2018 को जारी हुआ था, जिसमें आइए हम देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या वन स्थिति देखने को मिलती हैं। क्योंकि 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल के लगभग 45.38 भाग, यदि हम किलोमीटर की बात करें क्षेत्रफल को, यदि वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 24,272 किलोमीटर स्क्वायर पर वनाच्छादन व 1.14% भाग लगभग 752 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आच्छादित हुआ है। इसी के साथ साथ जबकि यदि 15वीं रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो 15वीं रिपोर्ट जो आई है वर्तमान में 2018 वाली, यदि हम 15वीं रिपोर्ट की बात करें तो 15वीं रिपोर्ट में 45.43% भाग पर लगभग 24,295 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आच्छादन तथा 1.43% भाग पर 764 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आच्छादन आपको देखने को मिलेगा। इसी के अनुसार यदि हम 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्रफल जो है 24,295 किलोमीटर में से स्क्वायर, ध्यान रखिएगा 24,295 किलोमीटर स्क्वायर की यदि बात की जाए तो उसमें से 20.45% भाग पर कितना,
45 भाग प्रतिशत पर अति सघन वन तथा 53.03% भाग पर मध्यम सघन वन तथा 26.51% भाग पर खुले वन पाए गए हैं। तो आप कह सकते हैं अति सघन वन की संख्या कितनी है प्रतिशत में, तो 20.45% अति सघन वन, 53.03% मध्यम सघन वन और 26.51 भाग पर खुले वन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ 15वें वन रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो 15वें वन रिपोर्ट के समय राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर पाया गया था, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.5% है। ध्यान रखिएगा, एक रिकॉर्डेबल है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 38,000 मतलब 38,000 किलोमीटर स्क्वायर की यदि बात की जाए तो 38,000 किलोमीटर कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल आता है और यह कुल क्षेत्रफल का कितना है 71.5% कुल क्षेत्रफल इसका है। अब इसके अंतर्गत जो रिकॉर्डेड वन होते हैं, ध्यान रखिएगा जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र होते हैं इसके अंतर्गत जैसे आरक्षित वन क्षेत्र आता है, संरक्षित वन क्षेत्र आता है, सिविल स्वयं वन क्षेत्र आता है, नीति वन क्षेत्र आते हैं, अवर्गीकृत वन आदि आते हैं। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी के जो क्षेत्र हैं वो आपके रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत या रिकॉर्डेड क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सर रिकॉर्डेड वन क्षेत्र क्या होते हैं या रिकॉर्डेड क्या होता है। चूंकि रिकॉर्डेड ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, चाहे उस पर वन हो फिर या उस पर वन ना हो। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसको राज्य सरकार घोषित कर चुकी है कि भैया ये तो वन क्षेत्र है, फिर उसमें वन हो या फिर वन ना हो, वो सभी क्षेत्र कौन से क्षेत्र कहलाएंगे, आपके रिकॉर्डेड क्षेत्र कहलाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया जाता है और उस पर वन हो या ना हो ऐसा कुछ संभव नहीं होता है। और यदि हम इसमें बात करें तो राज्य में सर्वाधिक वन पौड़ी गढ़वाल जिले में तथा सबसे कम वन की बात की जाए तो ऊधम सिंह नगर में सबसे कम वन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वन आंदोलन संबंधित टॉपिक हम देख रहे हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पर्यावरण के माध्यम से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा राज्य में सर्वाधिक वन गढ़वाल जिले में और सबसे कम वन हो गए आपके ऊधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक वन भूमि की घाटियां टोंस, कोसी तथा यमुना घाटियां हैं। ध्यान रखिएगा, वन भूमि की घाटियों की यदि बात की जाए राज्य में कि कौन कौन सी वन भूमियों की घाटी हैं, तो उसमें टोंस, कोसी तथा यमुना नदी घाटियां आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी मिल रही है हमको, टोंस, कोसी और यमुना नदी की घाटियां हमको देखने को मिलेगी वन भूमि की घाटियों के रूप में। तो ये तो बात हो गई थी एक शब्दावली के रूप में। आइए शुरू करते हैं वनों के प्रकार कि उत्तराखंड में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको इसमें जानकारी देना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वनों के प्रकार। प्रदेश के देहरादून जनपद में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना के पश्चात हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली अनेक वनस्पतियों का वैज्ञानिक शोध अनुसंधान व विश्लेषण शुरू हुआ है। आपको ज्ञात होगा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ध्यान रखिएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो देहरादून में ही ट्रेनिंग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में भी उनकी ट्रेनिंग होती है। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखिएगा भारत का। और कहाँ पर स्थित है आपको बता दिया मैंने, देहरादून में स्थित है। तो जब से आप कह सकते हैं कि देहरादून में जब से भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई तब से वहाँ पर हिमालय में पाए जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं उन पर अनुसंधान व शोध विश्लेषण जो कार्य है वो अति तीव्र गति से हुआ है। और उत्तराखंड में यदि हम वनों के प्रकार की बात करें तो उत्तराखंड में उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क वन, ध्यान रखिएगा शुष्क नहीं है, ये क्षमा चाहूँगा मैं, ये है आपका शुष्क वन, आर्द्र पतझड़ वन और शीतोष्ण वन आदि प्रकार के वन आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से, उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क वन, आर्द्र पतझड़ वन और शीतोष्ण वन हमको देखने को उत्तराखंड राज्य में मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। यदि उपोष्ण कटिबंधीय वन की बात की जाए तो यह वन, देखिए वनों में आपको क्या पढ़ना पड़ता है सबसे पहले तो उसकी बात, उसकी ऊंचाई देख लीजिए, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें कौन सा विशेष वर्ग का पौधा उग रहा है, कैसी जलवायु है, कैसी विषमताएं हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए किसी भी प्रकार के वन को पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन।
उपोष्ण कटिबंधीय वन 750 से लगभग 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि 750 से 1200 मीटर की जो ऊंचाई होती है उसके नीचे वाले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत उत्तरांचल का समस्त उप हिमालय क्षेत्र आता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरांचल का समस्त उप हिमालय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ इन वनों में जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं उसमें साल, शीशम, सेलम, हल्दी, तुन, जामुन, शहतूत, रीठा, खेर, ये विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं वो आपको उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के अंतर्गत या उप हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए उपोष्ण कटिबंधीय वन कौन कौन से होते हैं, तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि साल, शीशम, सेल, हल्दी, तुन, जामुन, शहतूत, रीठा, खेर, ये विभिन्न प्रकार के जो वन हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, माफ कीजिएगा, ये उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं और ये वन आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, सीधी सी बात है, ये जितने भी वन हैं कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगे बिकते हैं और पहली बात तो सरकार ने इन पर कटाई पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा वनों के साथ साथ छोटी अन्य पादप प्रजातियाँ और झाड़ियाँ तथा अनेक फलदार वृक्ष भी आपको उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में हमने क्या क्या देखा, तो ये सारे डिटेल आप उसमें मेंस में लिख सकते हैं या प्रीलिम्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र नंबर 2। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो ये वन 15,000 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कम वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, 15,000 मीटर से कम ऊंचाई वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होती है, वर्षा कम होती है। ध्यान रखिएगा, वर्षा क्या होती है, कम होती है। इन वनों में ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर, ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी, ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर, ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। चूंकि हमने जिस प्रकार से देखा था कि उत्तराखंड जो उपोष्ण कटिबंधीय वन थे वो 750 से 1200 मीटर की कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है, ध्यान रखिएगा, ये 1500 मीटर की ऊंचाई में कम पाए जाते हैं। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मिसप्रिंट था, मुझे भी इसलिए लग रहा था, इसलिए मैंने आपको करेक्शन कर दिया यहाँ पर कि 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में आप इसको देखिएगा तो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, जिनमें ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, बेर और आदि प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड का वनदान बांज वृक्ष। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का वनदान कौन सा, बांज वृक्ष। और बांज वृक्ष की बात करें तो बांज वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है, तो जो बांज वृक्ष है वो एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। किस प्रकार का वृक्ष है आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, कवरकम। ध्यान रखिएगा, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। हाँ, इसके वास्तविक नाम की यदि बात करें तो हम किस वृक्ष के वास्तविक नाम की, बांज वृक्ष के यदि वास्तविक इसका वनस्पतिक नाम, माफ कीजिएगा, यदि इसके वनस्पतिक नाम की बात की जाए तो कोरकम ल्यूकोटाइकोफेरा। ध्यान रखिएगा, कोरकम ल्यूकोटाइकोफेरा इसका वनस्पतिक नाम है। किसका, बांज वृक्ष का। और किस प्रकार का वन है ये, एक उष्णकटिबंधीय प्रकार का वन क्षेत्र के अंतर्गत ये वृक्ष आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो बांज वृक्ष है इसका वनस्पतिक नाम क्या है, कोरकम ल्यूकोटाइकोफेरा है। और पूरे विश्व में इसकी लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो पूरे विश्व में इसकी लगभग 40 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, सफ़ेद, हरा या मेरू, भूरा या लाल, जिसको हम प्याल्टी या रियांज कह सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो 3 प्रजातियां हैं वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। और इस आदि वृक्ष को राज्य में शिव जी की जटा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राज्य को अपनी नदियों में, राज्य की जो नदियां हैं उनको अपने में समेटे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो बांज वन है वो जो राज्य की नदियां हैं उनको उसमें समेटा हुआ है। एक प्रकार से शिव जी की जटा होती है, जटाओं के आधा मतलब जटाओं जैसा ही ये वृक्ष होता है। ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार का वृक्ष है मैं आपको बता चुका हूँ, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। इसी के साथ साथ बांज विशेषकर सफ़ेद बांज उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा जनमानस की उपयोगिता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस वृक्ष की यदि बात की जाए तो इस वृक्ष की जड़ों से असंख्य रोई होते हैं, जिससे जाल में मिट्टी की मोटी मोटी परतें और पानी को संरक्षित की अपार क्षमता होती है। चूँकि आपको ज्ञात होगा कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, भूस्खलन की यहाँ पर समस्या अनेक होती रहती हैं, तो ये जो पेड़ होता है, बांज का जो वृक्ष होता है, इसकी जो बोल सकते हैं कि जो जड़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या करती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, भूस्खलन कम होते हैं, मोटी मोटी परतें और पानी का संरक्षण भी इसमें अधिकतर होता है। और इसी के अनुसार यदि हम बांज के वृक्ष की बात करें तो एक बांज के वृक्ष की जड़ तथा उसमें संरक्षित मिट्टी में लगभग 3.5 घन मीटर पानी को रोकने की पर्याप्त क्षमता होती है। बताइए आप कितने प्रतिशत
माफ कीजिएगा कितने मीटर, तो 3.5 घन मीटर पानी को रोकने की पर्याप्त क्षमता आपको इस वृक्ष में देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ बांज वृक्ष की और बात की जाए तो एक अन्य अनुमान के अनुसार एक बांज का वृक्ष, एक जो वयस्क वृक्ष है, अपने जीवन काल में लगभग, ध्यान रखिएगा, कितने रुपए का, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,40,00,000 रुपए के मुख्य का पर्यावरण तक यहाँ पर लाभ पहुँचाता है। मतलब कितना एक वृक्ष मान के चलिए इतना एक्सपेंसिव है, इतना हमको दे रहा है, और सिर्फ क्या ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है ना, हम हमसे तो कुछ भी नहीं लेते हैं वृक्ष, हम तो उल्टा वृक्ष को काट रहे हैं। इसी के अनुसार हमको वृक्ष ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर्यावरणीय उद्धार का नियंत्रण कर रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पर, भूक्षरण की रोकथाम कर रहे हैं, उर्वरकता का स्थायित्व बना रहे हैं, पानी की परिक्रमा आर्द्रता को बढ़ा रहे हैं, जलवायु नियंत्रण कर रहे हैं, चिड़िया व अन्य जीव जंतुओं को आश्रय दे रहे हैं, प्रोटीन परिवर्तन दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार का, मतलब एक जो वृक्ष है, ध्यान रखिएगा, एक जो वृक्ष होता है, ये वृक्ष सदैव देता है, हमसे कुछ लेता नहीं है, फिर भी हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आपसे यही कहना चाहूँगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। इसी के अनुसार यदि इसकी लकड़ी की बात की जाए तो इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में, कृषि तंत्र के निर्माण में किया जाता है, और इसके पत्तों का उपयोग पशुओं को भिकाने व जैविक खाद बनाने में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पशुओं को खिलाने, भिकाने नहीं है ये, पशुओं को खिलाने तथा जैविक खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए अगले वन की बात करते हैं। अगला वन है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। यदि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं जो कि मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं, या आप कह सकते हैं कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। सीधी सी बात है। अब मानसूनी वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानसून के अनुसार ये वन अपना रूप परिवर्तन करते हैं। जैसे गर्मी आई, पतझड़ का मौसम आया, बरसात आई, या बोल सकते हैं सावन आया, तो उसके अनुसार क्या करते हैं, मौसम परिवर्तन के अनुसार वृक्ष में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वे सभी वन आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में देखने को मिलते हैं, और यह किसी एक मौसम में अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं, और यह मुख्यतः 15,000 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में यदि देखें तो उत्तराखंड में दून घाटी और शिवालिक श्रेणी में ऐसे वन आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की बात की जाए तो दून घाटी और शिवालिक श्रेणी में आपको ऐसे वन देखने को, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ देखने को आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ कौन कौन से होंगे इसमें? सागौन, साल, पलाश, बहेड़ा, बांस, अजन, शहतूत, ये विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं वो आपको कौन से इसमें मिलेंगे, कौन से वन क्षेत्र में मिलेंगे? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अगला वन क्षेत्र पढ़ते हैं। अगला वन क्षेत्र है हमारा कोणधारी वन क्षेत्र। यदि हम कोणधारी वन क्षेत्र की बात करें तो कोणधारी वन क्षेत्र लगभग 1827 से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, कोणधारी जो वन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। देखिए बना देता हूँ मैं। ये वन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा, नाउ वी कंसीडर दिस इज एक वन हो सकता है, इसको हम वन बोल सकते हैं कि ये कोणधारी वन क्षेत्र, आपने देखा होगा कोण, ऐसे कोणधारी वन होते हैं। तो कोणधारी वन की यदि बात की जाए तो कोणधारी वन 1827 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वन के बीच के वन है। ध्यान रखिएगा, किसके बीच के वन हैं? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन के जो बीच के वृक्ष हैं वे कोणधारी वन क्षेत्र कहलाते हैं, और इनमें शुष्कता बनी रहती है, और ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। और यदि इनके प्रमुख वृक्ष की बात करें इन वन क्षेत्र में तो कौन सा वृक्ष है? वो आपका चीड़ का। ध्यान रखिएगा, जो चीड़ का वृक्ष है वह कोणधारी वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि चट्टान धरातल पर भी उग जाता है। आइए अगले वन की बात करते हैं। अगला वन है आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन को यदि हम देखें तो पर्वतीय शीतोष्ण वन लगभग 1800 से 2700 मीटर की कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 1800 से 2700 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इन वनों में स्प्रूस, बांस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस आदि आते हैं। कौन कौन से? स्प्रूस, बांज, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस, जो विभिन्न प्रकार के वन हैं ये पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो अभी हमने देखे कुछ वनों के प्रकार, कि वनों के कितने प्रकार होते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष आपको देखने को मिलेगा तथा उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये चीज़ हमने इसमें देख ली। आइए अब बात करते हैं अगले ऑब्जेक्ट की, अगले पॉइंट की, वह हमारा वनों का प्रशासनिक विभाजन।
उत्तराखंड में वनों के लिए क्या क्या प्रशासन ने क्या क्या किया है और प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार का है, उसका प्रबंधन किस प्रकार का है, उसका नियंत्रण किस प्रकार का है, वो हम देख लेते हैं। तो चूंकि आप लोग भी को ज्ञात हो गया होगा कि इसका नियंत्रण और प्रबंधन उत्तराखंड में 4 प्रकार से किया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो शुरू कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपका है, यहाँ पर देखिए विभाजन दे रखे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे रासायनिक विभाजन और इस तरफ देखेंगे विवरण। ये आपकी एक टेबल है जिसको हम यहाँ पर पूर्ण तरीके से देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है आपका वन विभागाधीन। ध्यान रखिएगा, वन विभागाधीन। इसके अंतर्गत कुल वन क्षेत्र के लगभग 70.46 वन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और देखिए रासायनिक विभाजन आप कहिए इसको या एक बोल सकता हूँ कि नॉर्मल प्रशासनिक विभाजन है वो, माफ़ कीजिएगा रासायनिक नहीं है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये है आपका प्रशासनिक विभाजन, क्षमा चाहता हूँ, रासायनिक विभाजन नहीं होता है, मिसप्रिंट था। यह है आपका प्रशासनिक विभाजन। तो इसको देख लीजिएगा। प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत यदि हम पहला देखें तो वह है आपका वन विभागाधीन। इसके अंतर्गत कुल वन क्षेत्र के लगभग 70.46% वन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और पर्यावरण और आपदाओं की दृष्टि से इन दोनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जब वन विभागाधीन के अंतर्गत जो आते हैं उसके अंतर्गत सरकार और बोल सकते हैं कि पूर्ण तरीके से इस पर सरकारी नियंत्रण होता है और लगभग 70.46% वन विभागाधीन के अंतर्गत वन क्षेत्र आता है। अगला है आपका नंबर 2 राजस्व विभागाधीन। इसके अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है वनों का 13.76%। ध्यान रखिएगा, राजस्व विभागाधीन की यदि बात की जाए तो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 13.76% वन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है और इन वनों में पशु चराने, लकड़ी काटने की अनुमति दी गई है। परंतु वन विभागाधीन में कुछ भी अनुमति नहीं दी जाती है और राजस्व विभाग में लकड़ी काटने की और पशु चराने की अनुमति दी गई है। अगला आता है आपका वन पंचायताधीन। जो वन पंचायत के अधीन होते हैं, जो लगभग कुल क्षेत्रफल के 15.32%, देखा रखिएगा 15.32% वन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आप कह सकते हैं कितने आते हैं, 15.32% इस वन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इन वनों पर स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। अगले की बात करें नंबर 4 की यदि बात की जाए तो निजी एवं अन्य संस्थाधीन। निजी एवं अन्य संस्थाधीन, इसके अंतर्गत कुल वन क्षेत्र के 46% वन श्रेणी में आते हैं और इन वनों पर निजी व्यक्तियों, नगर पालिका और नगर परिषदों का आदि का अधिकार रहता है। निजी तथा अन्य संस्थाधीन के अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये रहता है। तो अभी हमने देखा कि प्रशासनिक विभाजन हमको कितने तरीके से बताया था, मैंने आपको 4 तरीके से बताया था, जो कि हम देख चुके हैं। यहाँ पर वन विभागाधीन, वन के अंतर्गत राजस्व विभागाधीन, वन पंचायत अधीन और निजी और अन्य संसाधन के अंतर्गत हम देख चुके हैं उनको कौन कौन सी संस्था के अधीन होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगला वन क्षेत्र है आपका उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन। अब उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन के अंतर्गत क्या क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन है ये लगभग 27 मीटर से ऊंचाई पर मिलते हैं, जिनमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार आदि प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। बर्च भी, ध्यान रखिएगा, बर्च भी यहाँ पर दे रखा है वृक्ष। तो आप कह सकते हैं कौन कौन से वृक्ष हैं, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार और बर्च आदि के वृक्ष आपको उप अल्पाइन वाले क्षेत्र में मिलते हैं। अगला है आपका अल्पाइन झाड़ियाँ। यदि हम अल्पाइन झाड़ियों की बात करें तो उत्तराखंड में 3000 से 3600 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन वनस्पतियां बिखरी जाती हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितनी पाई जाती हैं, लगभग 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन झाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप कौन कौन से देखने को मिलेंगे, जूनिफर, विलो। ध्यान रखिएगा, जूनिफर और एक विलो एक झाड़ियों के प्रकार है। ध्यान रखिएगा, जो जूनिफर और विलो है एक प्रकार की झाड़ियों के प्रकार है। और किस प्रकार की झाड़ियां हैं, ये अल्पाइन प्रकार की झाड़ियां। ध्यान रखिएगा, अल्पाइन प्रकार की झाड़ियां हैं। और राज्य में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियों की अन्य झाड़ियों की बात करें तो तुलंगा, ध्यान रखिएगा, तुंगला, किलमोड़ा, सकीना, चमलाई, रिंगाला, धोला, भांग, हिंसालू, ये विभिन्न प्रकार की अल्पाइन झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, तुंगला, किलमोड़ा, सकीना, चलमाई, रिंगाला, धोला, भांग और हिंसालू प्रकार की अल्पाइन झाड़ियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ अगली देख लेते हैं। तो अगला है उत्तराखंड के प्रमुख घास मैदान एवं अल्पाइन पहाड़ियाँ। ध्यान रखिएगा, अल्पाइन है ये, एल्पिन लिखा उस पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में 3800 से 4200 मीटर, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में 3800 से 4200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र वृक्ष विहीन है। ध्यान रखिएगा,
वृक्ष विहीन, क्योंकि यहाँ पर जलवायु क्या होती है, शुष्क शीत होती है, तथा यह क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता है क्षेत्र, पूर्ण तरीके से बर्फ ही बर्फ रहती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे तो उग नहीं सकते। यहाँ केवल छोटी छोटी घासें ही उगती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बुग्याल और पंयार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो छोटी छोटी शुष्क घासें होती हैं, इन्हें बुग्याल और पंयार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बुग्याल और पंयार आदि के नाम से इनको जाना जाता है, छोटी छोटी घासों को। और अधिक ऊंचाई में स्थित इन घास के मैदानों को मीडो, ध्यान रखिएगा, जो घास के मैदान है इनको मीडो तथा अल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है, तब क्वेश्चन आ गया कि भैया मीडो और अल्पाइन पास्चर क्या है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो बर्फ वाले क्षेत्र हैं, उनके जो घास के मैदान हैं, उनके मैदानों को मीडो तथा अल्पाइन पास्चर कहा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी चमोली का एक सबसे बड़ा मैदान है, घास का मैदान, उत्तराखंड का। ध्यान रखिएगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा घास का मैदान उत्तराखंड का बुग्याल बेदनी चमोली जिले में स्थित है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। आइए अन्य प्रकार के बुग्याल देख लेते हैं कि राज्य में और कौन कौन से प्रमुख बुग्याल हैं। एक तरफ है आपके बुग्याल और एक तरफ है आपके स्थान। तो आइए शुरू करते हैं। एक तरफ है आपके बुग्याल और एक तरफ आपके स्थान। बेदनी बुग्याल की बात करें तो बेदनी है आपका चमोली रूपकुंड के पास। केदारकंठा की बात करें तो यह है आपका उत्तरकाशी। मानेग की बात की जाए तो वह आपका उत्तरकाशी। चित्रकंठा, कुंवारी और कल्पनाथ की बात की जाए तो चमोली। बगजी, पिंडर और केल के जो मध्य में है स्थित धनकी का बगजी, ये भी चमोली क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे के देख लेते हैं। कफनी की बात की जाए तो कफनी है आपका बागेश्वर में। हरकीदून उत्तरकाशी में है। सोनूगाढ़ ये भी आपका उत्तरकाशी में है। कुछ कल्याण उत्तरकाशी में स्थित है। दयारा भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है। वर्मी, मदमहेश्वर और चौपाता ये भी आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। और संतोपत तथा धस्तोली चमोली के गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, संतोपत और जो धस्तोली है वह चमोली के गांव में आपको देखने को मिलेगा। आइए अब शुरू करते हैं नया टॉपिक, वो है आपका उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय पौधे। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय पौधे हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय पौधों की बात की जाए तो उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय पौधों में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के कौन कौन सी औषधियाँ उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलती हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात की, जो हिमालयी राज्य हैं जितने भी, वे सभी के सभी औषधीय पौधों के लिए माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, औषधीय पौधे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यदि हम राज्य में जड़ी बूटियों की बात करें तो राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1972 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 1972 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? आपका 1972 में शुरू किया गया था। और किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया था? सहकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि राज्य में जड़ी बूटियों का संग्रह का कार्य लगभग सहकारिता विभाग द्वारा 1972 में शुरू किया गया। और जड़ी बूटी क्लस्टर मोहनरी, देघाड़, अल्मोड़ा, पौड़ी, जोशीमठ में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो जड़ी बूटी का क्लस्टर है ये देघाड़, अल्मोड़ा, पौड़ी और जोशीमठ में स्थापित किया गया है। और राज्य में औषधियों के लिए राज्य में औषधीय पादप बोर्ड का भी गठन किया गया है। तो राज्य में औषधियों के लिए औषधीय पादप बोर्ड का गठन भी किया गया है। आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से उत्तराखंड में औषधीय पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका भीमल। भीमल के पौधे की यदि बात की जाए तो यह पौधा हिमालय क्षेत्र के संपूर्ण शीतोष्ण भागों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भीमल का पौधा है वह हिमालय क्षेत्र के संपूर्ण शीतोष्ण भागों में पाया जाता है। और इस पौधे को भीकू, भीमू या भ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भीकू, भीमू, भ्यूल आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के साथ साथ यदि इस पौधे की बात की जाए तो इस पौधे की कोमल शाखाओं का प्रयोग हर्बल शैम्पू में मुख्य रूप से किया जाता है। सामान्यतः इस पौधे के सभी हिस्से, रेशे, तना, पत्ते, फल, लकड़ी, इन सभी का बहुउपयोगी रूप से प्रयोग किया जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह जो पौधा होता है, ये जो इसका ऊंचाई है लगभग 9 से 12 मीटर होती है। और यह तराई क्षेत्र से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसे वंडर ट्री भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो वृक्ष है या भीमल जो एक पौधा है, इसे वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 9 से 12 मीटर, और इसे वंडर ट्री भी कहा जाता है। अगला है आपका बिच्छू घास, जिसको कंडाली के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है।
आपने देखी होगी बिच्छू घास या कंडाली। यदि बिच्छू घास की यदि बात करें तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो बिच्छू घास है एक प्रकार से यह यूरोपीय पौधा है, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय पौधा है, किंतु यह पौधा हिमालय में खरपतवार के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बिच्छू जो घास है वह एक यूरोपीय पौधा है और यह खरपतवार के रूप में पाया जाता है और स्थानीय भाषा में इसे सिसुण कुमाऊं क्षेत्र में कहा जाता है, कंडाली गमाला क्षेत्र में पाया जाता कहा जाता है और हिमालय क्षेत्र के स्थानीय लोग इसे पत्ती की सब्जी बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जो हिमालय क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं बिच्छू घास की जो पत्तियां होती हैं उनकी सब्जी बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसकी सब्जी भी बनती है। अब बात करते हैं हमारा अगला अमेश। अमेश पौधे की बात करें तो इस पौधे की जड़ों द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है और इसका फल राज्य में टमाटर के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप देखिए कि राज्य में टमाटर का भी विकल्प है, तो कौन सा विकल्प है, तो वह आपका अमेश। अगला है आपका किलमोड़ा। किलमोड़ा पौधे की यदि बात की जाए तो किलमोड़ा जो पौधा है इसकी कई प्रजातियां आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकती हैं और इस पौधे का तना, इसकी जड़ की छाल और इस सभी के सभी पूर्ण रूप से ये आप बोल सकते हैं कि सभी चीज़ इसमें उपयोग में लाई जाती है। इसी के साथ साथ इस पौधे को वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जो किलमोड़ा पौधा है इसको वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है और इसमें दो रस पदार्थ बर्बेरिन तथा हाइड्रोक्लोराइड रसोद निकाले जाते हैं जिन्हों से आंखों संबंधित रोगों का उपचार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो किलमोड़ा का जो पौधा होता है इससे दो प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, बर्बेरिन हाइड्रोक्लोराइड और रसोद। ये दोनों किस काम में आते हैं, आंखों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए काम में आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट औषधीय पौधा है किलमोड़ा। आइए अगला पौधे की बात करते हैं। अगला पौधा है आपका भेकल। यदि भेकल की बात की जाए तो भेकल के पौधे के फलों से प्राप्त होने वाला खाद्य तेल का उपयोग राज्य की स्थानीय भोटियों जनजातियों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भेकल का पौधा है इसके जो फल होते हैं इससे एक तेल निकाला जाता है और इस तेल का उपयोग राज्य की जो स्थानीय जनजाति है भोटिया जनजाति उसके द्वारा किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो भेकल पौधा है इससे प्राप्त होने वाला जो फल है, इससे जो ऑयल निकलता है उसका उपयोग स्थानीय जनजाति जो भोटिया जनजाति है उसके वो करती है। ध्यान रखिएगा। अगला आता है हमारा जेट्रोफा या रतनजोत, जिसका नाम आप सभी ने पहले से सुन रखा होगा। देखिए जेट्रोफा की यदि बात की जाए, जेट्रोफा या रतनजोत, यदि जेट्रोफा की बात की जाए तो जेट्रोफा का उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, मोमबत्ती आदि उद्योगों में किया जाता है और यह भूमि सुधार तथा भूमि कटाव रोकने में भी सहायक माना जाता है। और इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक जो हैं वो अनुसंधानों के आधार पर प्रकृति में सहज उपलब्ध जेट्रोफा पौधे के बीजों को तेल ईंधन के रूप में भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी बहुत चल रहा है, साइंस इनोवेशन में बहुत नाम हो रहा है जेट्रोफा रतनजोत का कि किस प्रकार से इसके जो ऑयल हैं उसको ईंधन के रूप में बोल सकते हैं कि इसको ईंधन के रूप में कैसे इसका उपयोग किया जाए, इसके लिए अभी वैश्विक रूप से ध्यान रखिएगा जेट्रोफा रतनजोत के लिए एक प्रकार से साइंटिफिक अभी चल रहा है, इसका भी एक चल रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो जेट्रोफा जो रतनजोत है उसके जो बीजे हैं उसके तेल ईंधन का उपयोग उसमें किया जा रहा है और उत्तराखंड में जेट्रोफा कर्कश अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र एवं घाटी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जो जेट्रोफा है ध्यान रखिएगा यह गर्म क्षेत्र एवं घाटी वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। आइए अगला देख लेते हैं। तो अगला है आपका ममीरा या पीली जड़ी। ममीरा या पीली जड़ी की यदि बात की जाए तो ममीरा का वास्तविक नाम क्या है, काप्टिस टीटा। ध्यान रखिएगा, ममीरा या पीली जड़ी का जो वास्तविक वनस्पतिक नाम है, माफ कीजिएगा वास्तविक नहीं वनस्पतिक, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ मिसप्रिंट है मेरे द्वारा, परंतु ये यहाँ पर लिखा सही है, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हुआ है। तो जो ममीरा पीली जड़ी है वह एक वनस्पतिक नाम यदि इसकी बात की जाए तो ममीरा पीली जड़ी का जो वनस्पतिक नाम है वो है आपका काप्टिस टीटा और इसका अंग्रेजी नाम है गोल्डन विर्ड रूट। ध्यान रखिएगा, इसका अंग्रेजी नाम है गोल्डन विर्ड रूट है और यह रेनकुलेसिस कुल का पौधा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, रेनकुलेसिस कुल का पौधा है आपका, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि रेनकुलेसिस कुल का पौधा है आपका ममीरा। और यह पौधे की यदि बात की जाए तो लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर यह पौधा आपको देखने को मिलेगा और इस पौधे की जड़ पीले रंग की होती है और यह औषधियों के रूप में आंखों के लिए उपयोगी होता है। और पहले बद्रीनाथ के बाजार में इसकी जड़ों का बना सुरमा भी बेचा जाता था जो कि अब धीरे धीरे बंद हो चुका है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो ममीरा है एक बहुत उपयोगी औषधि है जिसका उपयोग आंखों के उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए अगला पौधा देख लेते हैं। तो अगला पौधा है आपका जिरेनियम। यदि हम जिरेनियम की बात करें तो जिरेनियम एक सुगंधित पौधा है। आम बोलचाल की भाषा में इसको गुलाब की सुगंध वाला जिरेनियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गुलाब की
सुगंध वाला जिरेनियम भी कहा जाता है। और इसका मूल कारण क्या है कि जो इसकी पत्तियां हैं उसमें गुलाब की सुगंध का होना आता है। ध्यान रखिएगा, जो जिरेनियम का पौधा होता है उसमें गुलाब, उसकी जो पत्तियां होती है उसमें गुलाब जैसी महक आती है। और उत्तराखंड में इसके उत्पादन के कारण अनुकूल जलवायु का होना है, इसलिए उत्तराखंड में यह उगता भी है। ध्यान रखिएगा। और जिरेनियम की यदि बात की जाए तो जिरेनियम का उपयोग खाद्य पदार्थों की उच्च गुणवत्ता के साबुन, त्वचा के लेप, फेस वॉश, क्रीम बनाने के लिए किया जाता है। और इसके तेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो क्षारीय माध्यम है इसमें भी इसका विघटन नहीं होता है और इसके द्रव्य में गुलाब के मुकाबले अधिक समय तक खुशबू भी रहती है, इसलिए इसका उपयोग स्प्रे में भी किया जाता है। कई प्रकार के सेंट भी जेरेनियम से आजकल बनाई जा रही हैं, तो ये भी चीज़ आपको ज्ञात होना चाहिए। आइए अगला देख लेते हैं। तो अगला है आपका बेलाडोना। यदि बेलाडोना पौधे की बात की जाए तो बेलाडोना राज्य में बेलाडोना की कृषि सर्वप्रथम 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा, यदि हम बेलाडोना कृषि की बात करें तो जो बेलाडोना है उसकी कृषि लगभग 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। और यह जो औषधि है यह सर दर्द, दांत दर्द, मूत्राशय से संबंधित रोग आदि के उपचार की दवा बेलाडोना से बनाई जाती है। कौन कौन सी? दांत में दर्द हो या सर में दर्द हो या मूत्राशय से संबंधित कोई भी आपको रोग हो तो उस रोग में आप बेलाडोना की उपचार की दवाओं को ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है आपका ब्राही। ध्यान रखिएगा, ये ब्राही बहुत फेमस है, एक नेशनल लेवल पर भी आपको फेमस होते हैं। कहते हैं कि बचपन में कहा जाता है कि भैया बुद्धि कम आ रही है तो ब्राही पिलाइए, है ना। ब्राह्मी बोलते हैं इसको, कई लोग ब्राह्मी भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। तो ब्राही या ब्राह्मी वनस्पतिक औषधि की यदि बात की जाए तो इसका उपयोग बुद्धिवर्धक तथा बलवर्धक के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धिवर्धक तथा बलवर्धक के रूप में इसका उपयोग होता है। और यहाँ भूमि पर फैल कर बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जो भूमि पर फैल कर बड़ा होता है, जमीन पर फैलता है ये। और इसके तने पत्तियां मुलायम गूदेदार और इसके फूल कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जो तने पत्तियां होते हैं बड़े बाकायदा मुलायम होते हैं, गूदेदार होते हैं। उसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद प्रकार के होते हैं। और ब्राह्मी में रक्त शुद्ध के गुण भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि भैया ब्लड सर्कुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ब्लड को साफ करने के लिए ब्राही पिलाई जाती है। और यह हृदय के लिए भी एक प्रकार का पौष्टिक होता है और हरिद्वार में आपको देखने को बहुत अधिक मिलता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंटरनेशनल तक यह औषधि आपको देखने को मिल सकती है। तो ये देखी थी हमने कुछ औषधियाँ उत्तराखंड की कि कौन कौन सी औषधियाँ उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं, जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संरक्षण एवं उसके शोध की। तो अगला टॉपिक है आपका जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संरक्षण एवं शोध। तो आपको ज्ञात होगा कि जो उत्तराखंड की कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं वे प्राकृतिक रूप से उगती हैं और विभिन्न संस्थानों द्वारा उनका संग्रहण कराया जाता है। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी मांग अधिक है, जिनका मूल्य भी अधिक है, जैसे रीठा, हरड़ा, तेजपत्ता, बहेड़ा, आंवला, ये आदि का रोपण कर इनका उत्पादन भी किया जा रहा है, इनको बेचा भी जा रहा है। और यदि हम बात करें तो राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में, अभी मैंने बताया भी था, ध्यान रखिएगा, राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्देशालय के निर्देशन में बेलाडोना की खेती भी शुरू की गई थी। किसकी खेती शुरू की गई थी? बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी 1903 से। और आज यदि वर्तमान की बात करें तो राज्य में अफीम, कुटकी, पाइरेथम, माफ़ कीजिएगा, पाइरेथम, जिरेनियम आदि अनेक प्रकार के जो औषधि एवं बायोडीजल के लिए जो पौधे हैं, बायोडीजल के देखिए अभी जेट्रोफा की खेती भी की जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि अब किस प्रकार से औषधि पौधों को बढ़ावा दे रहे हैं, औषधि पौधों का हम वर्तमान समय में किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। तो इनके लिए विभिन्न प्रकार के संरक्षण क्षेत्र, औषधियों के लिए विभिन्न प्रकार के शोध यंत्र, विभिन्न प्रकार के संग्रहण क्षेत्र अब उत्तराखंड स्टेट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जेट्रोफा की खेती को आगे बढ़ाया जा रहा है, बायोडीजल फ्यूल के एक सेकेंड उत्पादक के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था कि किस प्रकार से जड़ी बूटियों का संग्रहण किया जाए। यह शुरुआत की थी इन्होंने सहकारिता विभाग से 1972 में। आइए अब देख लेते हैं हम संस्था और वहाँ के संस्थान, ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं उत्तराखंड में इनसे संबंधित और वहाँ पर कौन कौन से स्थान पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपका नंबर 1 इंडियन ड्रग्स, ध्यान रखिएगा ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स है, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है? आपका ऋषिकेश देहरादून में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? आपका ऋषिकेश देहरादून में। नंबर 2 है आपका इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये है आपका मोहन अल्मोड़ा में। नंबर 3 है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये है आपका रानीखेत अल्मोड़ा में। ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च, ये आपका रानीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में। ध्यान रखिएगा,
कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है, रानीखेत अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये कहाँ पर है आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो यह है आपका नैनीताल जिले में। अगला है आपका गढ़वाल विकास मंडल निगम, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गढ़वाल विकास मंडल कहाँ पर है आपका निगम, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है हमारा कि सन 1980 में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की संस्थानों की स्थापना भी की गई थी, ध्यान रखिएगा। जिलेवार भेषज सहकारी संसाध ये आपका संस्थान, ध्यान रखिएगा, सहकारी संघों या संस्थानों की भी स्थापना की गई थी। कब से, 1980 से की गई थी। और वर्तमान में जो भेषज सहकारी संघ है, इनके अलावा भी कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो जड़ी बूटियों के संरक्षण, संग्रहण तथा विपणन में लगी हैं, जो कि अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो जड़ी बूटी है और उनके क्षेत्र, उनके शोध, उनके विकास से संबंधित है, तो आइए उनको देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, जो कि है आपकी श्रीनगर में पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अगली है आपकी जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर चमोली जिले में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी थर्ड वाली औषधि और सुगंधित पौध संस्थान, पंतनगर में है। अगली है आपकी रसायन विभाग एवं वनस्पतिक विभाग, नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय की है, ध्यान रखिएगा। अगली है आपकी रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग, गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में मिलेगा। इसके बाद अगला है आपका वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में है, जो कि आपका एक नेशनल संस्थान है, ध्यान रखिएगा। इसी के अनुसार जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा, कटारमल कोसी, ये भी आपका कटारमल कोसी में है। तो ये थे विभिन्न, हमने देखी कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन संस्थान हैं, किन किन स्थानों में पाए जाते हैं। अब इसी के बाद साथ साथ औषधीय पदार्थों के संग्रहण के लिए, ध्यान रखिएगा, औषधीय पदार्थों के संग्रहण के लिए वन प्रबंधन अधिनियम 1982 लाया गया था। और वन प्रबंधन 1982 है, उसी के अंतर्गत औषधीय पदार्थों का संग्रहण की बात कही गई है, जिसमें राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि 114 जो जड़ी बूटियां हैं, इनको सिर्फ राज्य सरकार ही उगाएगी, या इसका जो राज्य सरकार के द्वारा ही इसको उगाया जाएगा, उसका भरण पोषण किया जाएगा। और इसके अलावा भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कुटकी, जिसको पिकोराइला कुर्वा कहा जाता है, जटामासी, जिसे नाडो स्टेडियम कहा जाता है, अतीस, एकोनाइटम, हिटोरी, फाइलम, ये जो सब है वनस्पति के नाम है, ध्यान रखिएगा। वन ककड़ी, पोफा, इलमई, हैंडेक्सम, जो वन ककड़ी का एक वनस्पति के नाम है। ये विभिन्न प्रकार की जो औषधीय प्रजाति के पौधे हैं, इन पर भारतीय आयात प्राधिकरण ने बिल्कुल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ साथ राज्य को हर्बल घोषित करते हुए जड़ी बूटी के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड का भी गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा, औषधीय पादप बोर्ड का गठन भी किया गया है। राज्य को हर्बल क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ सुगंध पादप, ध्यान रखिएगा, सुगंध पादप कृषिकरण, प्रसंस्करण, विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सुगंध उत्पादक केंद्र में विभिन्न प्रकार की स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए उद्देश्य से ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना भी की गई। कहाँ कहाँ पर, ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ राज्य में 29 जड़ी बूटी, ध्यान रखिएगा, राज्य में 29 जड़ी बूटी पौधालय एवं ऋषिकेश के मुनि रेती में एक हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। और 473 पौधालयों में जड़ी बूटी पौधों का उत्पादन भी किया जा रहा है। साथ में हरिद्वार में जड़ी बूटी के लगभग 300 से अधिक, सेलाकुई, देहरादून में 184 उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से औषधियों का एक बोल सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य धीरे धीरे एक औषधियों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। और आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, ये पूरे भारत में एकमात्र आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक राज्य होगा, जो कि हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक औषधि उत्पादन इसमें किया जा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की औषधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1, वन एवं वन आंदोलन का, जिसमें हमने देखे वन क्षेत्र, उनके विभिन्न प्रकार के वनों से संबंधित कौन कौन से वन क्षेत्र हैं, कौन कौन से औषधि वाले हमने देख लिए, औषधियों के साथ साथ संस्थान देखे और कुछ अधिनियम की इसमें बात की है। इसका पार्ट नंबर 2 अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।